तीन चार बातें हैं जो मैं जोड़ना चाहूंगा आपने जो बातें कही उस पे, और जो सवाल अभी नहीं उठ रहे हैं और जिस पर मैंने देखा है कई लोग उस बात पर ध्यान भी नहीं केंद्रित कर रहे हैं। बहुत साफ तौर से इस सीएजी रिपोर्ट ने इन बातों को कहा है कि जिन मंशा के साथ, जिस स्पिरिट के साथ ये नीति शुरू में बनाने की बात हुई, बार बार अलग अलग कदमों पे उसको बदला गया। ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें, वो सिमट कर जहां पहले 77 लोगों को इसमें भागीदार थे, होलसेल का काम करते थे, वो घट के 20-22 हो जाता है, बल्कि 14 हो जाता है। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं, कुछ इस देश के एक ऐसे हिस्से से आती हैं जहां संदेह की स्थिति बनती है कि वहां के राजनेता या उनके परिवार के लोग हमारी आपकी सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। इन सब पर भी गहराई से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो बात हम लोगों ने कांग्रेस के मंचों से बार बार कही है कि शराब नीति के बनने के 8-9 महीने पहले से इसकी बारीकियां पब्लिक चर्चा में आ गई थी। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कोई ऐसी आबकारी नीति नहीं है जिसकी बारीकियां उस नीति के बनने के पहले आम चर्चा में आ जाएं। और ये बहुत से लोग जो इस बात को जानते हैं, सरकारी अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि आम चर्चा में इसलिए आ रहा था क्योंकि सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में और उससे संबंधित लोगों के बीच में इस नीति का बार बार चर्चा हो रही थी, जो अपने में दिखाता है कि ये सरकार अपने विवेक से नहीं, बल्कि उनके और जो भी शराब के ठेकेदारों के बीच में संबंध बने थे उससे निकलते हुए जो इन दोनों के आत्महित थे, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी नीति बनी है। और इस पर अलग से एक जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ सीएजी रिपोर्ट, बार बार लोग कहते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब सीएजी रिपोर्ट में सीधे सीधे भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में कभी भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। वो अनियमितताओं की तरफ दिखाती है, वो इस बात की तरफ संकेत करती है कि आपकी मंशा क्या थी और अंत में हुआ क्या, और उसके बीच में जो कहानी है वो सरकार और जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर पड़ता है कि उसके अंदर की सत्यता निकालें। मैं 3 चीजों के खास रेखांकित करना चाहूंगा जो बातें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम बोतल प्रति बोतल जो है अब हम एक्साइज नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये कहा कि कुछ साल पहले से जिस तरीके से, जिस स्तर पर एक्साइज कलेक्ट होता था, हम उसी पर हर साल 5 या 10% बढ़ाकर एक मूल जो है हम लोगों से ले लेंगे। उसके बाद वो कितनी बोतलें बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। पहली चीज तो जीएसटी के आने के बाद इस देश में इतनी टेक्नोलॉजी है कि जब एक एक लेस के चिप्स के ऊपर आप अलग से जीएसटी लगा सकते हैं, तो बोतलों के लिए आपने इस तरीके के अलग काम क्यों किया, यह संदेह की स्थिति बनती है। एक जमाना हो सकता था। दूसरा यह था, यही आम आदमी पार्टी बार बार कहती थी कि दिल्ली में 30 से 40% से ऊपर अवैध शराब बिकती है। यानी अगर हमारे यहां समझ लीजिए अगर 10,000 बोतलें बिकती थी तो ये माना जाता था कि 13 से 14,000 बोतलें बिक रही हैं, इसलिए 3 से 4,000 बोतलों का एक्साइज सरकार में नहीं आती है। तो फिर 10,000 बोतलों की सेल को क्यों हमने स्टैंडर्ड माना? इसका मतलब है इस सरकार ने 30 से 40% चोरी को एक लीगल सैंक्शन दे दिया कि अगर एक सिस्टम में 30 से 40% लीकेज है तो हम नई सिस्टम में 30-40% के लीकेज को भी लीगल मानेंगे। इसका मतलब है डेलिबरेटली इन्होंने अलाउ किया है होलसेलर्स को कि अपनी पहले की इलीगल एक्टिविटी को आज आप लीगैलिटी के नाम से आगे चलाएं। तो दिल्ली को 30 से 40% सीधे सीधे लॉस हो रहा है, जो सीएजी रिपोर्ट में कवर नहीं हुआ है। फिर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि अगर समझ लीजिए सामान्यतः आपकी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना परसेंटेज जो है हर साल एक्साइज बढ़ेगा, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई बेसिस ये सरकार नहीं देती है। किसी भी बिजनेस में अगर आप आगे प्रोजेक्ट करते हैं, सामान्य बजट में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो तमाम कैलकुलेशन जाते हैं, कितनी मिडिल क्लास बढ़ेगी, दिल्ली की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कि कितना शिफ्ट होगा लोकल लिकर से फॉरेन लिकर में। इस तरीके का कोई मापदंड नहीं बनता है, एक आर्बिट्रेरी नंबर इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा यह है कि अगर आप लोगों को याद होगा एक कहानी, जब भी हम लोग लिकर माफिया की बात करते हैं तो हम होलसेलर्स की बात करते हैं। सारी की सारी नीति प्राइवेट होलसेलर्स पर आधारित होती है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स कहीं नहीं दिखते हैं, इसमें रिटेलर्स का हित कहीं नहीं दिखता है। और ये पहली बार हमने देखा है कि कोई नीति कहती है कि प्रति दुकान, प्रति व्यक्ति को अगर हम 2 ही दुकान देंगे, वो 54 दुकानें तक उसको लाइसेंस मिल जाता है। और मैं आपको दुकानों का क्या गणित हो सकता है इसका एक छोटा नंबर दूंगा। सामान्य ये माना जाता है सामान्य कि अगर एक लिकर की दुकान दिल्ली में है तो उसका कुछ नहीं तो 60-70 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ का फायदा होता है हर साल। तो जिस एंटिटी को 2 करोड़ का साल में फायदा होना चाहिए था,
आपने केवल एक पेन से उसको, अगर आप 50 या 52 दुकानें माने तो 50 करोड़ का उसने फायदा कर दिया। तो आपके दस्तखत से जो व्यक्ति 2 करोड़ कमा सकता था, अगर 50 से 52 करोड़ कमा सकता है, तो ये बात मैं तो नहीं मान सकता कि अंदर केवल आपके अंदर में जनहित होगा। आपके और उन लोगों के बीच में क्या संबंध हुए होंगे कि आपने केवल एक दस्तखत से, जो नीति के खिलाफ था, नैतिकता के खिलाफ था, सरकार के अधिकारियों ने जिस तरीके से प्रपोजल आपके पास भेजे उसके खिलाफ था, कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसके खिलाफ था, केवल एक दस्तखत से आपने लोगों को 2 से 54 दुकानें कर दी। ये किस बेसिस के अंदर किया गया, इसका सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही कि जो ये कहा गया था कि पहले 377 के करीब रिटेल थी, जिसमें 262 केबल प्राइवेट किए जाते थे और सरकारी कंपनियां इसको बेचा करती थी। आज वो एक तरफ तो 850 के करीब रिटेल हो जाते हैं, लेकिन जहां पहले 262 के करीब प्राइवेट प्लेयर्स थे, आज केवल 22 प्राइवेट प्लेयर्स हो जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट आप देते हैं कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए था। आपको शायद याद होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2G पर, तो ये हमने एक मंशा की थी कि जितने ज्यादा प्लेयर्स उस मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा ओपन होगा। उसके बिल्कुल विपरीत उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा था, बिल्कुल दूसरे तर्ज दिए थे, और आज उसी तर्ज से वो एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो इन चीजों को उसमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और जो एक फाइनल बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो देवेंद्र जी ने एक अपने सवाल पर एक बात किया था कि किस तरीके से इसमें जो है कुछ ब्रांड्स को प्रमोट किया गया, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एक चिट्ठी है जो मैंने चुनाव के दौरान आप लोगों के सामने उल्लेख किया था, लेकिन चुनाव था तो शायद इसको बहुत लोग नहीं देख पाए। दिल्ली सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिकर का चेंज करने की एक डॉक्यूमेंट बनाया था जो मुझे मिला, और मैंने उसको वेरीफाई किया है। और अगर आप देखिएगा, आज से कोई 10-15 दिन पहले एलजी साहब की अध्यक्षता में एक नई आबकारी नीति दिल्ली में इंप्लीमेंट हुई है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर बनती है। इसके कुछ मुख्य चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पे बात करते करते ये कहती है कि एसओपी फॉर डेटाबेस ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन लिकर ऑर्डरिंग सिस्टम दैट चेक्स ब्रांड पुशिंग, eliminates bias and reflects national, regional, local market shares। ये रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार बनाती है, वो जब स्टडी करती है तो वो ये देखती है कि दिल्ली में, अगर माना जाए कि दिल्ली में लोगों का जो लिकर ड्रिंकिंग का कल्चर है या जो प्रेफरेंसेस हैं, सामान्यतः माना जाएगा कि गुड़गांव है, नोएडा है, या आसपास के जो शहर हैं जिसको हम एनसीआर कहते हैं, जिस तरीके की वहां प्रेफरेंसेस या आदतें होंगी, दिल्ली में भी सामान्यतः उसी तरीके का आपको कस्टमर मिलेगा। जब ये स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि एनसीआर के इलाके में जिस तरह की ब्रांड्स लोग डिमांड कर रहे थे, उससे बिल्कुल विपरीत वो वाले ब्रांड दिल्ली में नहीं अलाउड होते हैं। जिसकी तरफ देवेंद्र भाई ने अभी इशारा किया कि कुछ ऐसे ब्रांड दिल्ली में पुश किए जा रहे थे जो माना जाए अगर दिल्ली के कल्चर वाले लोग जो गुड़गांव में और जगहों पर रहते हैं वो उनको प्रेफर नहीं करते हैं। इस कारण से ये रिपोर्ट कहती है, however it seems that the reality is completely opposite with a plethora of complaints regarding brand pushing and brand suppression। मतलब दिल्ली की सरकार डेलिबरेटली कुछ ब्रांड्स को पुश कर रही थी और कुछ ब्रांड्स को दबा रही थी। उसके बाद वही आगे चल के कहती है कि सर्टन ब्रांड्स आर पुश्ड इन दिल्ली कॉन्ट्ररी टू कस्टम चॉइस। यह मतलब है कि सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है कि हम लोगों ने जो काम किया है उसमें मार्केट का कहीं प्ले नहीं था, हम जबरदस्ती कुछ न कुछ ब्रांड्स थोपते हैं दिल्ली के ऊपर। वो ऊपर कुछ लिस्ट देती है इन ब्रांड्स की, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें आती है, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। द मेनेस ऑफ ब्रांड पुशिंग नॉट ओनली डिसरिगार्ड्स एक्चुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस बट अंडरमाइंस फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन। और अगर सरकार की तरफ से मार्केट कॉम्पिटिशन अनफेयरली डील किया जाता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है। उसमें कहा है कि द प्रैक्टिस हैज बिकम टू सेल व्हाट इज ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर ओनली व्हाट वन लाइक्स टू सेल। मतलब जो हम चाहेंगे हम वही बेचेंगे, जो हम चाहेंगे अपने मन से उसको हम बेचेंगे। इसके मतलब है आर्बिट्रेरी है, और शराब में कोई परोपकार में किसी शराब की कंपनी की मदद नहीं करता है। फिर उसमें दिया जाता है कि इसमें एक परवर्स इंसेंटिव आता है, और जो आखिरी लाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एनालिसिस ऑफ द अबव टॉप ब्रांड्स जो दिल्ली में पुश हो रहे हैं रिवील्स दैट मोस्ट ऑफ देम हैव देयर प्लांट्स बेस्ड इन पंजाब। पंजाब में किसकी सरकार है ये बात आप देख लीजिए, और वो लिस्ट भी वही रिपोर्ट देती है कौन सी वो कंपनियां हैं जो पंजाब में बेस्ड हैं। तो न केवल
ये लोग पॉपुलर ब्रांड्स को पुश करते हैं, बल्कि उन ब्रांड्स को जबरदस्ती पुश करते हैं जो ब्रांड्स पंजाब में बेस्ड डिस्टिलरी कंपनीज बना रही हैं। 1915 मेरे ख्याल से 1916-17 से आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है पंजाब में, वहां विपक्ष में बड़ी पार्टी रही है, उसके बाद सरकार रही है। इसके ऊपर भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जब दिल्ली में उत्कृष्ट कस्टमर है, पैसे वाला कस्टमर है, दिल्ली का माना जाता है डिसर्निंग कस्टमर है, उसके ब्रांड्स नहीं दिए जाते हैं और जबरदस्ती उसको उस राज्य की कंपनियों की शराब पिलाई जाती है जहां आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है। थैंक यू। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।